अब से थोड़ी देर पहले आप आज के चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला संबोधन सुन रहे थे। मोदी ने कहा कि लगातार तीसरी बार देश की जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, एनडीए को सरकार बनाने का अवसर दिया है और यह बहुत बड़ी बात है। मोदी ने कहा कि देश की जनता का फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने वाला, विकसित भारत के लक्ष्य की तरफ बढ़ने का आदेश है। यह सही है कि आज देश की जनता ने नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सरकार बनाने का मैंडेट दिया है। हालांकि इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, सीटें कम रह गई हैं, लेकिन एनडीए को कुल 292 सीटें मिली हैं, जो बहुमत से 20 ज्यादा है। इसलिए मोदी की तीसरी बार सरकार बनना तय है। कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़ी है। इंडिया अलायंस को 233 सीटें मिली हैं। इससे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे जैसे नेता भी उत्साहित हैं। लेकिन बिहार में तेजस्वी यादव को अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली, इसलिए तेजस्वी यादव खामोश हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जबरदस्त झटका लगा। इसके अलावा बंगाल, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी बीजेपी को सीटों का थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड के साथ साथ बीजेपी ने पहली बार उड़ीसा में क्लीन स्वीप किया। उड़ीसा में 25 साल के बाद नवीन पटनायक को हराकर पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की तरफ कदम रखा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी टीडीपी और बीजेपी के अलायंस को एक तरफा जीत मिली। इसलिए बीजेपी के लिए चुनाव के नतीजे इतने बुरे नहीं हैं जितने दिखाए जा रहे हैं। बीजेपी की सीटों की संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन उसका वोट शेयर इंटैक्ट है। जिन सीटों पर बीजेपी जीती उनमें वोटों का मार्जिन कई जगह तो लाखों में है। जैसे अमित शाह गांधीनगर से 7.5 लाख वोटों से जीते, शिवराज सिंह चौहान विदिशा से 8.25 लाख वोटों से जीते, सीआर पाटिल 7.5 लाख वोटों से विजयी हुए। लेकिन विरोधी दलों ने तो कहना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने तो 400 पार का नारा दिया था, उसे सीटें मिली 292, इसलिए जनता ने मोदी को नकार दिया है, मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी और शरद पवार ने तो यहां तक संकेत दिए कि अब बदले हालात में वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बात करेंगे। अगर इंडिया अलायंस में नए पार्टनर साथ आते हैं तो केंद्र में इंडिया अलायंस की सरकार बनाने का प्रयास किया जाएगा। अब सवाल है, क्या वाकई में विपक्ष के इस शगुफे में कोई दम है? बीजेपी को जिन सीटों का नुकसान हुआ वो किस कारण हुआ, यूपी में कमी कहां रह गई, इसको आज हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चुनाव के नतीजों को एनालाइज करते वक्त यह ध्यान रखना जरूरी है कि इस बार मैदान में सारे विरोधी दल एक तरफ थे और उनके सामने अकेले नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी। आज के नतीजों पर नरेंद्र मोदी क्या सोचते हैं, उनकी रणनीति क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लोगों को लग रहा था इस तरह के मैंडेट के बाद मोदी खामोश हो जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं, सामने नहीं आएंगे, कोई जश्न नहीं होगा, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। नरेंद्र मोदी हर बार चुनाव नतीजे आने के बाद जिस तरह बीजेपी के दफ्तर पहुंचते हैं उसी तरह आज भी पहुंचे और कहा वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे और देश के लोगों की अपेक्षाओं को हर हाल में पूरा करेंगे। मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए बड़े और कड़े फैसले किए जाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। और मैं देशवासियों का दोबारा दोहराना चाहता हूं, अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में
देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा। और ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हुए अपने तीसरे कार्यकाल के रोड मैप की बात की। एक बार फिर करप्शन का मुद्दा उठाया और कहा कि तीसरे टर्म में करप्शन पर और तेज प्रहार होगा। 20वीं सदी के भारत को आगे बढ़ना है तो उसे करप्शन पर भी लगातार तेज प्रहार करना ही होगा। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजी ने करप्शन के अनेक रास्ते बंद किए हैं, लेकिन ये भी सच है कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई दिनों दिन कठिन हो रही है। राजनीतिक स्वार्थ के लिए जब करप्शन का महिमा मंडन शुरू हो जाए और इसमें निर्लज्जता की सारी हदें पार हो जाए, तब करप्शन को बहुत ताकत मिल जाती है। इसलिए तीसरे कार्यकाल में एनडीए सरकार का बहुत ज्यादा जोर हर तरह के करप्शन को जड़ से उखाड़ फेंकने का होगा। मोदी ने चुनाव नतीजे आने के बाद जो कहा, जिस अंदाज में कहा, जिस कॉन्फिडेंस के साथ कहा, जिस तेवर से कहा, उससे एक बात तो साफ है, चुनाव में बीजेपी को सीटें भले ही कम मिली हो, लेकिन न मोदी के तेवर बदले हैं, न अंदाज बदला है। चुनाव नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी, संजय राउत, शरद पवार जैसे तमाम नेता कह रहे थे कि मोदी चुनाव से पहले जो बड़े और कड़े फैसले लेने की बात कह रहे थे, अब उन्हें वो फैसले अपने मन में रखने होंगे, हम उन्हें यह नहीं करने देंगे। लेकिन मोदी ने आज साफ साफ कहा, न करप्शन के खिलाफ लड़ाई रुकेगी, न वो कड़े फैसले लेने से पीछे हटेंगे। कुल मिलाकर मोदी ने साफ कर दिया कि जल्दी ही उनका तीसरा टर्म शुरू होगा और सरकार उसी ताकत के साथ फिर काम में जुटेगी जैसे वो पहले कर रही थी। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि लोकसभा चुनाव के नतीजे मोदी की नैतिक हार हैं, इसलिए मोदी को प्रधानमंत्री बनने का कोई हक नहीं है। चुनाव के नतीजे आने के बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। हालांकि सोनिया गांधी तो कुछ नहीं बोली, लेकिन राहुल गांधी ने सबसे पहले संविधान की कॉपी निकालकर टेबल पर रखी और उसके बाद कहा कि देश की जनता के साथ मिलकर कांग्रेस ने संविधान की रक्षा की है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ मोदी को नहीं बल्कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स और उन सारी संस्थाओं को हराया जो मोदी सरकार के कब्जे में है। ये चुनाव हम बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब, आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। लड़ाई संविधान को बचाने की थी कि इसको बचाने का काम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों ने किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने मोदी के नाम और मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा, इसलिए आज अगर बीजेपी बहुमत से दूर है तो ये मोदी की हार है और बीजेपी को इस हालत में पहुंचाने के लिए राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की, इसलिए जीत का क्रेडिट राहुल का है। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर
वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूंगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। ये बात सही है कि कांग्रेस की सीटें बड़ी हैं। कांग्रेस इस बार लीडर ऑफ अपोजिशन पर दावा करने लायक सीटें जीत पाई है और इसका क्रेडिट अगर पार्टी राहुल गांधी को देती है तो उसमें कुछ गलत भी नहीं है। राहुल गांधी ने मेहनत तो की, लेकिन सारी ताकत लगाने के बाद भी, सारी पार्टियां एक साथ मिलकर लड़ी, इसके बाद भी कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। और राहुल गांधी तो हर पब्लिक मीटिंग में कहते थे, लिख कर ले लो, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। लेकिन जो नतीजे आए उससे राहुल गांधी उत्साहित हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मैदान मार लिया, नरेंद्र मोदी को हरा दिया। राहुल को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि कांग्रेस ने अमेठी की सीट फिर से जीत ली। ये वो सीट है जिस पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को पिछले चुनाव में हरा दिया था। असल में इस इलेक्शन में बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान उत्तर प्रदेश में हुआ। यूपी के नतीजे अप्रत्याशित हैं। बीजेपी जिसके पास 62 सीटें थी वो 33 पर आ गई और समाजवादी पार्टी 5 से 37 पर पहुंच गई। कांग्रेस को भी फायदा हुआ, यूपी में 6 सीटें मिली। उत्तर प्रदेश की 403 की असेंबली में कांग्रेस के पास सिर्फ 2 सीटें हैं, लेकिन लोकसभा में अब कांग्रेस की 6 सीटें हो जाएंगी। बीएसपी एक बार फिर फेल हुई, बीएसपी का खाता भी नहीं खुल पाया। राहुल गांधी और शरद पवार ने कहा कि यूपी के लोगों ने कमाल कर दिया है। वाकई में यूपी के नतीजे कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। अमेठी में स्मृति ईरानी 1,67,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से चुनाव हार गई। कांग्रेस के किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति को हराया। अमेठी के अलावा रायबरेली सीट से राहुल गांधी 3,89,000 से ज्यादा वोटों से जीते। यूपी के ज्यादातर इलाकों में जो बीजेपी के गढ़ माने जाते थे, वहां बीजेपी की हार हुई। पूर्वांचल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल यूपी में बीजेपी को एक के बाद एक कई झटके लगे। अखिलेश यादव की रणनीति काम कर गई। बीजेपी के नेताओं को अब तक ये समझ नहीं आया है कि गलती कहां हुई, इतना बड़ा सदमा कैसे लगा। हालत यह है कि फैजाबाद की सीट, जिसमें अयोध्या की नगरी आती है, जहां भगवान राम का भव्य मंदिर बना है, वहां भी बीजेपी की हार हुई। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के सांसद लल्लू सिंह को 54,000 से ज्यादा वोटों से हराया। लखीमपुर खीरी में अजय मिश्रा टेनी हार गए। सुल्तानपुर में मेनका गांधी हार गई। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से हार गई। अखिलेश यादव के परिवार के जो 5 मेंबर चुनाव लड़ रहे थे, वो 5 जीत गए। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य, फिरोजाबाद से रामगोपाल के बेटे अक्षय, आजमगढ़ से धर्मेंद्र और मैनपुरी से डिंपल और कन्नौज से खुद अखिलेश चुनाव जीते। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई अमेठी के रिजल्ट की। स्मृति ईरानी ने पिछले इलेक्शन में राहुल गांधी को हराकर सबको चौंका दिया था। इस बार गांधी नेहरू परिवार के विश्वास पात्र किशोरीलाल शर्मा ने स्मृति को हरा दिया। यूपी में मिली जीत पर राहुल गांधी में जबरदस्त उत्साह है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में इस बार कमाल हो गया। अमेठी की जनता ने दिखा दिया कि बड़बोलापन ज्यादा वक्त नहीं चलता। बीजेपी लोगों को रिस्पेक्ट नहीं करती है और आज उन्हीं किशोरीलाल ने हरा दिया। तमीज से बात नहीं करती है। मगर किशोरीलाल शर्मा जी जो हैं, वो 40 साल से
अमेठी में कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और उनका अमेठी की जनता के साथ रिश्ता है। शायद बीजेपी के लोगों को यह बात समझ नहीं आई थी कि किशोरीलाल शर्मा जी अमेठी से बहुत क्लोजली कनेक्टेड व्यक्ति हैं और इसलिए उनकी जीत निश्चित थी। और मैं उनको कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि अच्छी तरह वो जीते हैं। और उनको बारे में ये कहना कि वो पीए हैं, स्टेनो हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये ऑफेंसिव है, ये नहीं कहना चाहिए। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है जो यहां पीछे छुपी हुई है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी। स्मृति ईरानी ने भी किशोरीलाल शर्मा को जीत की बधाई दी। स्मृति ने कहा कि उन्होंने अमेठी में 5 साल पूरी लगन से काम किया, लेकिन उनकी हार क्यों हुई, पार्टी इसकी समीक्षा करेगी। स्मृति ने कहा वो अमेठी छोड़कर कहीं जाने वाली नहीं है, यहीं रहेंगी और अमेठी के लोगों की सेवा करती रहेंगी। 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। संगठन को और सशक्त करेंगे और संगठन पथ पर, जैसे कि अटल जी कहा करते थे, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगेंगे नहीं। लोगों के मन में यह सवाल तो है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े काम किए, कानून व्यवस्था दुरुस्त की, आर्थिक हालत सुधारी, केंद्र की योजनाओं का बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन किया, इसके बाद भी यूपी में बीजेपी को झटका क्यों लगा, सीटें इतनी कम क्यों हो गई? इसका जवाब ढूंढना मुश्किल नहीं है। बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन में गड़बड़ की, जातिगत समीकरणों का ध्यान नहीं रखा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण फैजाबाद की सीट है, जहां लल्लू सिंह से लोगों की नाराजगी थी, फिर भी बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। अखिलेश यादव ने उसी सीट पर अवधेश प्रसाद को टिकट दिया। अवधेश प्रसाद जिस पासी समाज के हैं, उसके फैजाबाद में 5 लाख वोट हैं। इसका फायदा उन्हें मिला। फैजाबाद की सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। वो सीट जहां पर भव्य अयोध्या का मंदिर है, वो सीट जहां पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, वो सीट जहां अयोध्या नगरी का कायाकल्प योगी आदित्यनाथ ने किया। दूसरी वजह, अखिलेश यादव ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि मायावती पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो बीजेपी की अंदर अंदर से मदद करनी है। और फिर यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी जीते, 400 पार हुए तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। इससे मुसलमानों के साथ साथ दलित समाज का बड़ा वोट शेयर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों की तरफ चला गया। अखिलेश यादव के गठबंधन ने बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया, सभी जातियों का वोट उन्हें मिला, इसलिए वो जीते। हालांकि अब अगर अखिलेश यादव की बात करें तो वो कह रहे हैं कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थे, लेकिन सवाल यह कि महंगाई और बेरोजगारी तो बिहार में भी थी, लेकिन बिहार के नतीजे बिल्कुल उल्टे आए हैं। बिहार में तेजस्वी यादव ने मेहनत भी की, बिहार में भी आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस था, बिहार में भी जातिगत समीकरण बहुत मैटर करते हैं। फिर बिहार में एंटी मोदी मोर्चे को ऐसी सफलता क्यों नहीं मिली? बिहार में एनडीए अलायंस ने अच्छा प्रदर्शन किया। राज्य की 40 में से 30 सीटें बीजेपी, जेडीयू और एचएम के अलायंस को मिली हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू को 12 और बीजेपी को भी 12 सीटों पर जीत मिली। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति 5 सीटों पर लड़ी और 5 जीती। जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 1 सीट पर जीत हासिल की। आरजेडी को 4, कांग्रेस को 3 और सीपीआई-एमएल को 2 सीटों पर सफलता मिली। बिहार की पूर्णिया सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पप्पू यादव ने जीत हासिल की। हारने वालों में आरा से केंद्रीय मंत्री आरके सिंह
और पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव हैं। रामकृपाल यादव को लालू यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने हराया, लेकिन बिहार में 12 सीटें जीतकर नीतीश कुमार नई सरकार में किंग मेकर बन गए हैं, क्योंकि बीजेपी का पास अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं हुआ है। चिराग पासवान भी बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों में बड़े पावर सेंटर बनकर उभरे हैं। अपने पिता की परंपरागत हाजीपुर सीट जीतने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि वो बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव ने जबरदस्त मेहनत की, इसमें कोई शक नहीं है। 250 से ज्यादा रैलियां की, उनके रैलियों में भीड़ भी दिखाई दी, जोश भी था, लेकिन उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली जिसकी वो अपेक्षा कर रहे थे। अब वो हार के लिए ईवीएम को भी दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि पड़ोस में यूपी है जहां अखिलेश ने अच्छी खासी सीटें जीती हैं। असल में बिहार के चुनाव के नतीजों का सबसे बड़ा मैसेज यह है कि नीतीश कुमार नाम का टाइगर अभी जिंदा है। अभी बिहार के गरीब लोग नीतीश पर भरोसा करते हैं, उन्हें अपना मसीहा मानते हैं। जो लोग कह रहे थे कि बीजेपी ने नीतीश के साथ अलायंस करके गलती की, उन्हें जनता ने जवाब दे दिया। अब चूंकि बीजेपी को अपने दम पर पूरा मैंडेट नहीं मिला है, इसीलिए नीतीश कुमार एनडीए में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। एक और राज्य है जिसके रिजल्ट ने बीजेपी को सरप्राइज किया, वो है राजस्थान। राजस्थान में थोड़े दिन पहले असेंबली इलेक्शन हुए थे। बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, कांग्रेस को हराया था। ये ऐसे राज्य है, राजस्थान और हरियाणा, जहां पर बीजेपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी ने पिछले चुनाव में हरियाणा में पूरी की पूरी सीटें हासिल की थी, यहां भी बीजेपी को झटका लगा। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। पिछली बार यहां एनडीए ने क्लीन स्वीप किया था, एनडीए को 25 में से 25 सीटें मिली थी और इसमें से बीजेपी को 24 सीटें मिली थी। इस बार बीजेपी को यहां 10 सीटों का नुकसान हुआ। राजस्थान में बीजेपी को सिर्फ 14 सीटें मिली, लेकिन कांग्रेस को यहां जालौर सीट पर झटका लगा। अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को बीजेपी के उम्मीदवार लुम्बा राम ने 2 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। वैभव गहलोत ने अपनी हार स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि यह सीट पिछले 20 साल से बीजेपी के पास है। इस बार उन्होंने पार्टी के कहने पर चुनाव लड़ा, कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन वो जनता के हक के लिए हमेशा इस क्षेत्र में काम करेंगे। देखिए, जालौर से जो सीट है ये पिछले 20 साल से बीजेपी जीतती आ रही है। एक मुश्किल सीट है कांग्रेस के लिए और मुझे पार्टी ने निर्देश दिया कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। मगर सब कांग्रेस जनों ने, मैं परिणाम चाहे कुछ भी रहे हूँ, मगर सब कांग्रेस जनों ने यहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा चुनाव लड़ा, अच्छा बेहतर प्रबंधन से चुनाव लड़ा। तमाम लोगों ने बेहतरीन काम किया। परिणाम भले ही हमारे पक्ष में नहीं आए और आगे की रणनीति ये है कि हम लोग तमाम लोग यहाँ जनता के सुख दुख में मैं हमेशा खड़ा रहूँगा। बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में उनकी पार्टी को आपसी झगड़ों ने हराया। वसुंधरा राजे इस बार पूरी तरह एक्टिव नहीं रही। चीफ मिनिस्टर नए हैं। आपसी झगड़ों का एक उदाहरण जैसे मैं आपको दे सकता हूं, राहुल कसवा और उनका परिवार बीजेपी के परंपरागत कैंडिडेट रहे हैं, लेकिन बीजेपी के अंदरूनी झगड़ों की वजह से राहुल कसवा का टिकट काट दिया गया। वो कांग्रेस में शामिल हो गए और बीजेपी को हरा दिया। कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां टिकट काटने से जाट वोटर्स नाराज हो गए। कम से कम 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज में जातिगत समीकरणों का ध्यान नहीं रखा गया। इसी तरह हरियाणा में भी बीजेपी को आधी सीटों पर जीत मिली। पिछली बार के मुकाबले आधी सीटें बीजेपी हार गई। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो बीजेपी ने पिछली बार हरियाणा में 10 की 10 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 10 में से 5 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। कांग्रेस ने अंबाला, हिसार, सिरसा, सोनीपत और रोहतक की सीटें बीजेपी से छीन ली हैं। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा 3,43,000 से ज्यादा वोटों से जीते। पिछले चुनाव में कांग्रेस डिवाइडेड थी, इस बार हिसाब उल्टा था। कांग्रेस मिलकर लड़ी और बीजेपी के नेता हरियाणा में आपस में लड़ते रहे। हालांकि ये कोई मानेगा नहीं कि हरियाणा में जातिगत समीकरण बीजेपी के फेवर में नहीं है, इसीलिए कांग्रेस जीती। कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन सवाल यह कि अगर एंटी इनकम्बेंसी इतना बड़ा इशू था तो इसका असर गुजरात में क्यों नहीं हुआ, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में इसका प्रभाव क्यों नहीं दिखा, उत्तराखंड और हिमाचल में ये मुद्दे क्यों नहीं आए। इन
राज्यों में करीब करीब सारी सीटें बीजेपी ने जीती हैं। मध्य प्रदेश में जैसे बीजेपी को 29 में से 29 सीटों पर जीत हासिल हुई और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 11 में से 10 सीटें मिली। मध्य प्रदेश में पिछले इलेक्शन में भी 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन अब तक बीजेपी कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा को नहीं भेज पाई थी। इस बार वो किला भी ढह गया। छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को बीजेपी के बंटी विवेक साहू ने 1,13,618 वोटों से हराया और कमलनाथ ने यह हार कबूल की। जो छिंदवाड़ा की जनता का फैसला है मैं स्वीकार करता हूं। जो आज इंडिया के उलझान आए हैं ये बहुत ही बढ़िया हैं और इंडिया को दूसरों के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करना चाहिए। 400 पार की बात कर रहे थे, लेकिन 400 पार, ये तो अभी 230 पार कर रहे हैं पहले। अब ये सब उनकी अफवाहें माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे। अब दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो गया। मध्य प्रदेश में एक और बड़ी हार कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह की हार थी, जो चुनाव में सबसे ज्यादा एक्टिव थे, ईवीएम को दोष देने में सबसे आगे थे। छिंदवाड़ा के बाद विदिशा एक ऐसी सीट है जिस पर सबकी नजर थी। शिवराज सिंह ने विदिशा की सीट पर 8,21,000 से ज्यादा वोटों से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। शिवराज सिंह को 75% से ज्यादा वोट मिले। शिवराज सिंह चौहान ने इस बड़ी जीत का क्रेडिट मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए जनता में जो विश्वास है, ये जीत उसी भरोसे का नतीजा है। मध्य प्रदेश की जनता के मन में मोदी, ये इस बात का प्रकटीकरण है। सभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत रही है। ये जनता की जो श्रद्धा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में है, जनता का विश्वास मोदी जी में है और ये उसी विश्वास को जनता ने प्रकट किया है। ये सचमुच में उनके व्यक्तित्व का और उनके नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनेगा, इसलिए मोदी जी पर फिर विश्वास जनता ने प्रकट किया है। और मेरे मन में तो बस एक ही सपना है। उस समय भी हम लोगों ने कहा था कि अब 29 कमल के फूलों की माला मध्य प्रदेश से मोदी जी के गले में डालेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और जनता का आभार प्रकट करता हूं कि इतना विराट आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को दिया है। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम विदिशा संसदीय क्षेत्र को आदर्श संसदीय क्षेत्र बनाएं, इसके लिए मैं प्रयत्न करता रहूंगा। मध्य प्रदेश के बारे में कांग्रेस के लोग 2-3 बातें कह रहे थे। जैसे एक तो ये कि बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया, वो नाराज हैं, उनके सपोर्टर नाराज हैं, इससे बीजेपी को नुकसान होगा। दूसरी बात ये कही जा रही थी कि बीजेपी ने बड़ी संख्या में चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल कर लिया, बीजेपी ने उनको टिकट भी दे दिया। इस वजह से बीजेपी के अपने कार्यकर्ता, अपने नेता नाराज हो जाएंगे। नाराजगी के सपोर्ट में तक दिया गया कि मध्य प्रदेश में असेंबली चुनाव इलेक्शन के 5 महीने बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो लोग वोट देने के लिए कम आए। 5 बड़े नेताओं का उदाहरण देकर कहा गया कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो मतदान 29% घटा। अब 29% वोट कम हो, यह बड़ी बात है। इसीलिए लगता था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को शायद नुकसान हो रहा हो। मंडला की सीट के बारे में कहा गया वो तो बीजेपी डेफिनेटली हार जाएगी, लेकिन सारी की सारी अटकलें गलत साबित हुई। मध्य प्रदेश ने इस थ्योरी को नकार दिया कि पोलिंग कम होने का नुकसान बीजेपी को हुआ। मध्य प्रदेश की सारी सीटें बीजेपी ने बड़े मार्जिन से जीती हैं। शिवराज के बारे में मैंने आपको बताया कि अपनी सीट 8 लाख वोट के मार्जिन से जीती है और इसकी वजह बड़ी साफ है। मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी के सारे नेता मिलकर चुनाव लड़े, किसी ने एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश नहीं की। असल में मध्य प्रदेश जैसी मजबूत स्थिति किसी जमाने में महाराष्ट्र में भी हुआ करती थी, जहां बीजेपी और शिवसेना का अलायंस था, लेकिन जब से उद्धव ठाकरे के साथ अलायंस टूटा, बीजेपी को महाराष्ट्र में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करने पड़े और इस बार के नतीजे बताते हैं कि ये सारे प्रयोग किसी काम नहीं आए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने महायुति को तगड़ा झटका दिया है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी 48 में से 29 सीटें जीतकर सफल हुई,
जबकि महायुति को सिर्फ 18 सीटें मिल पाई। सबसे ज्यादा फायदे में कांग्रेस रही। कांग्रेस 17 सीटों पर लड़ी और उसमें से 13 सीटें जीती। शरद पवार की पार्टी ने 10 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 7 सीटों पर जीतती हुई दिखाई दी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना 21 सीटों पर लड़ी और 9 जीती। नतीजों से उत्साहित उद्धव ठाकरे ने कहा उनकी पार्टी को तोड़ा गया, उनका सिंबल छीना गया, फिर भी वो लड़े और जीते। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कल इंडिया अलायंस की बैठक में प्रधानमंत्री उम्मीदवार पर फैसला करेंगे। वो खुद एनडीए में शामिल टीडीपी और नीतीश कुमार से बात करके तय करेंगे कि सरकार इंडिया अलायंस की बने। एमवे महाराष्ट्र का रिजल्ट तो अच्छा ही है, लेकिन मुझे और कुछ सीटों की अपेक्षा थी, जरूर थी। ठीक है, कुछ जगह लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है, क्या ऐसे आशंका आ सकती है क्योंकि अब तो लड़ाई की शुरुआत हुई है। आपने जैसे कहा कि पार्टी तोड़ी गई, छीनी गई, मेरा पार्टी सिंबल छीना गया। यहां तक कभी कहा जाता था कि मोदी जी का फोटो लगाकर हमने इलेक्शन जीती थी। उनको भी, मतलब मोदी जी को मेरे पिताजी का फोटो लगाकर इलेक्शन लड़ना पड़ा। सारी बातें छीनने के बाद भी मैं तो खड़ा रहा। मेरा ऑपरेशन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं खड़ा रहा। मशाल ने आग तो लगा दी है और 19 में जितनी सीटें अब तो महायुति हो गई, लेकिन उस वक्त जो युति थी कितनी सीटें थी? 41, 42, अब कितनी हो गई? तो अभी असली नकली का पता चलेगा। और मुझे तो नकली संतान कहते हैं, वो खुद तो अपनी मां को भी मानने के लिए तैयार नहीं। अब तो कहते हैं कि परमात्मा ने भेजा है। मतलब नकली संतान है कौन? सब मिलकर प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हम तय कर सकते हैं और मुझे लगता है कि कल वो हो जाएगा। जो भी लोग इनसे त्रस्त है वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे, सारे देशभक्त हमारे साथ आएंगे। चंद्रबाबू जी भी, उनको भी बहुत परेशान किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। सारे लोग जिनको भी तकलीफ दी है, परेशान किया है, वो सारे लोग हमारे साथ आएंगे। और ममता दीदी की बात हुई है और सारे लोग साथ थे और साथ रहेंगे। महाराष्ट्र के बारे में 2 बातें सामने आई। एक तो उद्धव ठाकरे की सेना को नरेंद्र मोदी ने नकली सेना कहा, इसकी वजह से लोगों में उद्धव ठाकरे के प्रति सहानुभूति हुई, बीजेपी को नुकसान हुआ। दूसरी बात, शिवसेना के टुकड़े करना लोगों को पसंद नहीं आया। जिस तरह से एमएलएस को गुवाहाटी में मेहमान बनाकर रखा गया, उससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ा। और तीसरी बात, बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी। देवेंद्र फडणवीस ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर 5 साल अच्छा काम किया था, उनके नेतृत्व में चुनाव जीता था। इसके बावजूद जब सरकार बनने का मौका आया तो शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। इससे बीजेपी के वर्कर और सपोर्टर्स दोनों डिमोरलाइज हुए और महाराष्ट्र में इसका नुकसान दिखाई दिया। बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी का सिक्का चला। तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की, बीजेपी 18 से 12 पर आ गई। नतीजे आने के बाद ममता बनर्जी ने कहा अगर मोदी सत्ता में ना होते और सरकारी मशीनरी का मिसयूज न करते तो उनको जितनी सीटें मिली उससे आधी मिलती। ममता ने कहा अब मोदी और अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता ने कहा वो केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने में पूरी मदद करेंगी। आज इतना जब्ती करने का बाद भी, इतना एट्रोसिटीज करने का बाद भी, इतना रुपया खर्चा करने का बाद भी, मोदी जी का इतना अहंकार, इतना अमित शाह का अहंकार, इतना जब्ती करने का बाद भी इंडिया जीता है और मोदी हारा है। आप देखिए जो अयोध्या लेके ऐसा कांड किया है, अयोध्या में हारा है। इतना अहम बात किसी के लिए ठीक नहीं है। मोदी जी बहुत सारे पार्टी को तोड़ा है, अभी जनता ने उसको तोड़ दिया, उसको मोरल तोड़ दिया है। मोरल ग्राउंड से मोदी जी रिजाइन करे, होम मिनिस्टर रिजाइन करे और देश में जो गवर्नमेंट आने वाला है ज्यादा बेइज्जती करेगा तो एक गवर्नमेंट नहीं चलेगा। I will certainly help the India team and I have already discussed the matter with so many people. I will try to see that Modi is out and India is in. Because if India is in, the people will be safe, the country will be safe. And I think India has that capacity. बंगाल के नतीजों ने सबको चौंकाया, सारे एक्सपर्ट फेल हो गए। कुछ दिन पहले मैंने प्रशांत किशोर से बात की थी। प्रशांत किशोर ने असेंबली इलेक्शन में ममता को जिताने के लिए बड़ी मेहनत की थी। उस समय उन्होंने बीजेपी के हार का प्रेडिक्शन किया था जो सही साबित हुआ।
इस बार उन्हें लगता था कि बीजेपी बंगाल में पार्लियामेंट के इलेक्शन में अच्छी खासी जीत हासिल करेगी और नॉर्थ में अगर बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान होता है तो उसकी भरपाई बंगाल और उड़ीसा से होगी। बंगाल को लेकर प्रशांत किशोर बिल्कुल गलत साबित हुए, लेकिन उड़ीसा के बारे में जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही साबित हुआ। उड़ीसा में बीजेपी को ऐतिहासिक सफलता मिली है। 25 साल से उड़ीसा में एक छत्र राज कर रहे नवीन पटनायक की आज जनता ने पूरी तरह विदाई कर दी। लोकसभा और विधानसभा की ज्यादातर सीटें बीजेपी ने जीत ली। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। 147 सीटों वाली उड़ीसा असेंबली में बीजेपी को 78 सीटें मिली है, यानी बहुमत से 3 ज्यादा। नवीन पटनायक की बीजू जनता दल को 51 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया। 21 सीटों में से बीजेपी को 19 सीटों पर विजय मिली, जबकि बीजेडी और कांग्रेस सिर्फ एक सीट जीत पाई। उड़ीसा में बीजेपी की जीत इसलिए खास है क्योंकि 25 साल से यहां नवीन पटनायक पावर में थे। वो उड़िया नहीं बोल सकते थे, वो पब्लिक से ज्यादा मिलते नहीं थे और उनका 5-5 बार चुनाव जीतना एक चमत्कार था। किसी को नहीं लगता था कि जब तक नवीन बाबू राजनीति में हैं उनको हराया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने यह कमाल करके दिखाया क्योंकि उड़ीसा में सारी की सारी पार्टी, सारे के सारे नेता मिलकर एकजुट होकर लड़े। बीजेपी के लिए आंध्र प्रदेश से भी अच्छी खबर आई। साउथ इंडिया में कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां बीजेपी सरकार में शामिल होगी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और पवन कल्याण की जनसेना पार्टी के साथ मिलकर लड़ी और इस अलायंस को 175 मेंबर्स वाली असेंबली में 163 सीटें मिली हैं। टीडीपी 134, जनसेना पार्टी 21 और बीजेपी 8 सीटों पर जीती। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी जो सत्ता में थी 12 सीटों पर सिमट कर रह गई। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों में से टीडीपी को 16, बीजेपी को 3 और जनसेना पार्टी को 2 सीटें मिली, यानी 25 लोकसभा सीटों में से 21 इस अलायंस ने जीती। 16 लोकसभा सीटों के साथ अब चंद्रबाबू नायडू केंद्र की सरकार में एक अहम भूमिका निभाएंगे। एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सांसद उन्हीं की पार्टी यानी तेलुगु देशम पार्टी के हैं। आज चुनाव के नतीजों की बड़ी बड़ी बातें मैंने आपको बता दी। अब सवाल है कि जनता ने जो मैंडेट दिया उसका मतलब क्या है। लोगों ने ऐसा वर्डिक्ट दिया है जो भारतीय राजनीति के इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बीजेपी और एनडीए को जीत दी है, लेकिन यह जीत ऐसी है जो हार की फीलिंग देती है। कांग्रेस के अलायंस को हरा दिया है, लेकिन हार ऐसी दी है जो उन्हें जीत की फीलिंग दे रही है। अगर राजनीति के इतिहास की नजरों से देखा जाए तो 1962 के बाद यह पहला मौका है जब ऐसी सरकार जिसने 5-5 साल के 2 टर्म पूरे कर लिए हों वो एक बार फिर सरकार बनाएगी। दूसरी बात, बीजेपी की सीटें कम जरूर हुई हैं, लेकिन वोट शेयर लगभग उतना ही है जितना 2014 और 2019 में था। कांग्रेस 2 बार चुनाव हारने के बावजूद सारी मोदी विद्रोही पार्टियों से अलायंस करके एंटी मोदी मोर्चा बनाकर इकट्ठे होकर मैदान में उतरने के बावजूद मुश्किल से 100 सीटों के आसपास पहुंच पाई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, लेकिन एनडीए के पास इतनी सीटें हैं कि सरकार आराम से बना सके। लेकिन इस शोरगुल में 2-3 बातें नजरअंदाज नहीं की जा सकती। गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी ने लगभग सारी की सारी सीटों पर जीत हासिल की है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि बीजेपी उड़ीसा में अपने दम पर सरकार बनाएगी। कल ही अरुणाचल प्रदेश में जीत हासिल हुई थी और आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी के साथ मिलकर एनडीए पावर में आई। तो 3-3 असेंबली इलेक्शन बीजेपी के खाते में एनडीए में जुड़ जाएंगे। लेकिन इस सारे चुनाव का सबसे अच्छा आउटकम यह है, सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि अब कोई ईवीएम पर सवाल नहीं उठाएगा। अब कोई चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा। अब कोई यह नहीं कहेगा कि डीएम पर प्रेशर डालकर चुनाव के नतीजे बदलवा दिए गए। और जिस तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए, इसका संदेश पूरी दुनिया में जाएगा।
पूरा विश्व देख रहा है कि भारत एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। यहां के लोग बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपनी सरकार बनाते हैं। हाँ, यह जरूर है कि हमारे यहां इस बार सारे के सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, गलत साबित हुए। तो इसलिए अब हमको सोचना पड़ेगा कि लाखों रुपए खर्च करके जो एग्जिट पोल कराए जाते हैं वो कराने भी चाहिए या नहीं। जहां तक बीजेपी का सवाल है, उसे इस बात पर आत्ममंथन करना चाहिए कि इतना परिश्रम, इतने सारे काम, इतनी कल्याणकारी योजनाएं लागू करने के बाद भी उसकी सीटें कम क्यों हुई।